हेलो बच्चों, हम लोग नीट 2021 फिजिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है कि इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G have a dimension फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ ऑप्शंस है। तो हमें E by G का डायमेंशन फाइंड करना है। तो इसको करने का आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज E इज इक्वल टू एनर्जी अगर है तो काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो एज यू नो फ्रॉम फॉर्मूला ग्रेविटेशन का G m1m2 बाई आर। अगर डायमेंशंस की बात करें तो पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी हो तो E के इक्वल होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है E बाई जी का। तो E बाई जी अगर देखते हैं तो m1m2 बाई आर। तो m1m2 का मास m स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से r लेंथ का होता है तो m पावर टू l माइनस 1 t0। तो उससे देखा जाए तो कुछ ऐसा डायमेंशन होगा और ऑप्शन को अगर चेक करें तो m टू l माइनस 1 t0। सेकेंड ऑप्शन विल करेक्ट। अब आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये an inductor of inductance L, capacitor of capacitance C, and resistors of resistor R are connected in series to a source of potential difference B volt as shown in figure. Potential difference across LC are 40 volt, 10 volt, and 40 volt respectively. The amplitude of current of through the LCR series circuit is 10 to 2 ampere. The impedance of the circuit फिर से ऑप्शन। तो ये अगर इसकी बात करें, ये क्वेश्चन अल्टरनेटिव करंट पर है। तो इसमें LCR सर्किट का एक पूछा हुआ है। तो एक आपकी इंडक्टर है L, कैपेसिटर है C और तीसरा रजिस्टर है। उसको कुछ अल्टरनेटिव वोल्टेज से ऐड किया हुआ है और इनका पोटेंशियल गिवन है 40 वोल्ट, इसका है 10 वोल्ट और ये है 40 वोल्ट। फिर से तो हम अल्टरनेटिव करंट से में एक कॉन्सेप्ट LCR सर्किट का कि इसका जो पोटेंशियल वाइज अगर देखें तो VC ऊपर की तरफ रहता है, VL नीचे की तरफ होता है और R कुछ इस तरफ रहता है। तो उसको से VR कर लीजिए। तो यहाँ से अगर आप देखिए VC माइनस VL ऐसा हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर है और VR वाला ये। तो VR अगर हम देखें तो कितना है 40 वोल्ट और VC माइनस VL, VC था हमारा 10 वोल्ट था और ये वाला VL 40 था। तो मैं उल्टा लिख दिया हूँ तो इसको मैं -30 ले लेता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इम्पीडेंस कुछ रिजल्टेंट क्या होगा तो Z इक्वल टू एक दूसरे का अगर देखा जाए तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू 50 आ जाएगा Z का वैल्यू। तो एक तरह से Z जो होता है Z तो नहीं कह सकते कि V ऑफ Z मतलब रिजल्टेंट ऑफ Z क्या होगा, लेकिन हमसे इम्पीडेंस पूछेगा तो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस होता है Z। तो V जैसा आप जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर तो R इक्वल टू V बाई आई। तो यहाँ पर 50 है और हमें I चाहिए। तो क्वेश्चन में लेकिन ये सब सारे जो होते हैं रेटेड वैल्यू थे। तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसका एम्पलीट्यूड करंट गिवन है। अगर क्वेश्चन अगर आप पढ़ पाए यहाँ पर क्या है करंट 10√2 एम्पियर। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मींस I नॉट का वैल्यू 10√2 है और हम क्या जानते हैं कि I इक्वल टू I नॉट बाई √2 ऐसा IRMS वाले में। तो 10√2 ओवर √2 √2 कैंसिल हो गया तो 10 एम्पियर आ गया। तो अगर I की वैल्यू देखें तो 10 एम्पियर तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 ओवर
10, तो 5 ओम। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 5 ओम फर्स्ट ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन कि बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द फ्रीक्वेंसी एन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जीज, तो क्या होगा। तो इसके लिए देखिए थर्ड क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है और एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा हम जानते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो के बाई टू साइन स्क्वायर ओमेगा टू को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि सबको साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसके जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि के बाई 4 है माइनस 1 कॉस 2 ओमेगा टी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ ऐसा होता है। तो कॉस 2 पाई एफ और इंटू 2 ये वाला इंटू टी, तो के इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4 पाई एफ टी ऐसा हो जाएगा। तो अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी हमें चेक करना हो तो इसका कांस्टेंट का कोई फर्क इससे नहीं पड़ता के बाई 4 या कुछ हो, हमें ये चीज देखना है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। तो 4 टाइम्स ऑफ एफ है। अगर x से कंपेयर करें इसमें क्या था, x नॉट हमने जो लेट किया था साइन ओमेगा टी, तो x नॉट साइन ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ इंटू टी, इसका फ्रीक्वेंसी f है तो इसका कितना हो जाएगा, या 2f है तो f है तो उसमें 2 टाइम्स ऑफ 2 है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी का जो होना चाहिए 2f होगा। ये समझ में आया, क्योंकि 2 पाई एफ है तो उसमें 2 पाई ऑलरेडी इंक्लूडेड है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी है। तो इसको भी अगर आप अलग से देखिए, जैसे मैंने इसको अगर नहीं किया होता तो 2 को आप इधर छोड़ दो तो 2 इंटू 2f ही आने वाला है। जैसे इसको 2 में लिख दूं और इसको 2f कर दूं तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितना आ रहा है 2f, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा पोटेंशियल एनर्जी का करने का तो उसका 2f होगा। तो ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें देखा जाए तो इसका ऑप्शन थर्ड होगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन कर रहा है थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। द वेरिएशन ऑफ field BR due to cable with the distance R from the axis of the cable represented by, मतलब ये पूछ कर कि एक कोई केबल है और उसका R रेडियस है इस तरह का, तो उसके इनसाइड उसके सेंटर से अगर R डिस्टेंस है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या वेरिएशन होगा। तो ये भी काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर हम बायोट-सेवर्ट लॉ अगर जानते हैं तो उससे हमें समझ सकते हैं। तो अभी तो पूरा मैं नहीं बता रहा, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 2 पाई I over r square into a small r. So you can see that कि magnetic field is a function of r, is directly proportional because radius तो fix होगा, current I जो भी होगा कुछ fix होगा, तो ये ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन कब तक, when अगर उसके कहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ये तब तक कि जब तक r इज इक्वल टू आर, आप पुट करके वैल्यू देखिए तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पर r पुट कर दीजिए r इज इक्वल टू आर, तो आपको क्या मिलेगा कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई
आई हो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये एक फिक्स वैल्यू। अच्छा, उसके आउटसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें, इफ थॉट अगर देखते हैं कि आर इज ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर, और वहां पर अगर बायोट सेवरेट लॉ अगर लगाएं यहाँ पर, तो आपको ये मिलेगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही होता है। तो बी अगर सपोज कि स्मॉल आर यहाँ पर हो जाए तो बी इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ओवर आर। सो इन द थर्ड केस में आप ये देख रहे हैं कि B is inversely proportional to R. तो ये आपका थर्ड पॉइंट है, ये है सेकंड पॉइंट, और ये वाला था फर्स्ट पॉइंट। ये अब कहीं भी डेरिवेशन वगैरह देखेंगे किसी भी बुक में, तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है कि मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर स्क्वायर इनटू आर। मैग्नेटिक फील्ड का ये रिलेशनशिप होता है इनसाइड द केबल, और अगर केबल से उसके पेरिफेरिक के जो के सेंटर से, केबल के सेंटर से उसके पेरिफेरी तक मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और उसका ऐसे फॉलो करता है व्हेन आर इक्वल टू आर एक फिक्स वैल्यू हो जाता है, और फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो अगर ग्राफ अगर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का, तो विल फाइंड दैट पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इस पॉइंट पर व्हेन ये अगर आर इक्वल टू कैपिटल आर हो रहा है तो यहाँ तक फिक्स वैल्यू होगा, और वो फिक्स वैल्यू कुछ हो, मैंने आपको दिखाया था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। लेकिन उसके आगे जैसे ही आप जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कौन सा फॉलो करना है इस क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ ऑप्शन, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस विद द मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू द टू फ्रैगमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द मास नंबर 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of fragment is 8.5 megavolt. The total gain in the binding energy in the process is. तो हमें पूछ रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा। तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि सपोज कि एक ये है न्यूक्लियाई, और दो न्यूक्लियाई में वो ब्रेक डाउन हो रहा है बी एंड सी में। तो हमें पूछ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी इसका फाइंड आउट करिए, और इनका मास 240 है और इनका 120 है। तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम नहीं जानते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि जितने भी ब्रेकिंग से पहले, डिसइंटीग्रेशन होने से पहले कि दो न्यूक्लियस थे, वो कैसे एक दूसरे से अटैच थे, और आफ्टर द समथिंग कुछ यहाँ पर हो रहा है और वो दोनों अलग अलग बी और सी अलग हो जा रहे हैं। तो वो अलग हो रहे हैं, तो उसके पहले वो ज्वाइंट थे, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी उनको बाउंड करके रखा हुआ था, तो वो एनर्जी उससे कम हो जाएगा। तो वही हमें बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए, तो जैसा हम जानते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इसमें क्या बोल रखा है, the energy of the nucleon of the unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt. ठीक है, तो और and that of the fragment is 8.5. तो इसका अगर आप देखें तो 120 दोनों का है, और 8.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंस वो दोनों दो हैं तो 2 into 120 into 8.5 मतलब इसका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, and 240 times of 7.6 अनफ्रैगमेंट वाले का 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब आप बहुत देखिए आसान नहीं है, 2 into 140, 2 into 120, 240 कॉमन ले लेते हैं, 8.5 minus 7.6, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा
240 into 8.5 और 7.6, तो ये कितना हो जाएगा 0.9। अब 240 into 0.9 देख लीजिए, 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18 and 3, तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उससे लेकर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो इस समझ में है कि हाउ टू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plate if the distance between the plate is T and area of the each plate is A, the energy stored in the capacitor is, क्या होगा? तो ये भी देखेंगे, बहुत कॉमन सा एक्सप्रेशन होता है कैपेसिटर के अंदर कि अगर प्लेट का एरिया इसका A है और दो प्लेट इस तरह से हैं और उनके सेपरेशन बिटवीन D है, तो एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ से आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका डायरेक्शन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में। तो एनर्जी डेंसिटी हमसे पूछा गया एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अच्छा, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो एज यू नो दैट कि एरिया इंटू अगर डिस्टेंस किया जाए तो वॉल्यूम हो जाता है, तो बस वही चीज हमें यहाँ पर करना है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एरिया इंटू D। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा, ऑप्शन 4 होगा। तो एरिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, ये मॉडर्न फिजिक्स का है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें कह रहा है द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड on an average emit by source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it be when it ये थोड़ा क्लियर नहीं है, when it deliver the power of 3.3 into 10 raised to the power minus 3 watt will be। तो मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ इज गिवन है कुछ 600 नैनोमीटर, 6 into 10 raised to the power minus 9, और उसका पावर जो वहां से जनरेट हो रहा है 3.3 into 10 raised to the power minus 3। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे? तो अगर हम लोग एक फोटोन की एनर्जी की बात करें तो इसको ऐसे समझते हैं कि E इक्वल टू SC/λ। तो ये क्या होता है कि एक फोटोन का एनर्जी कितना है, दैट मच। मैं लिख देता हूं फोटोन एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, यहाँ इसको और अच्छे से देख लीजिए। फोटोन एनर्जी E इक्वल टू SC/λ। तो फिर पावर इक्वल टू हम लोग को पता है कि जितने भी एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पर सेकंड कितना होगा, तो एक तरह से हमें टाइम गिवन है 1 सेकंड, और एक फोटोन का एनर्जी SC/λ है। तो सपोज कि इसमें से n अगर फोटोन होंगे, n नंबर ऑफ फोटोन्स, तो उसका एनर्जी कितना होगा टोटल, n into SC/λ। तो हमसे P इक्वल टू n टाइम्स ऑफ SC/λ। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू अगर देखा जाए तो बाकी बस कैलकुलेशन में गेटिंग पुटिंग है, P into लैम्डा अपॉन H into C। तो P का वैल्यू कुछ हमें कितना गिवन था 3.3 into 10 raised to the power minus 3, और लैम्डा 600 नैनोमीटर, 6 into 10 raised to the power minus 9
wavelength 6.6 into Planck constant 6.6 into 10 raised to the power minus 34. I think इसी फॉर्मेट में 6.6 into 10 raised to the power, yes, इसी फॉर्मेट में जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to the power 8 ऐसा है। तो ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। अगर 3.3 यहाँ से देखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 3 just 6, तो 100 हो गया। तो काफी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 raised to the power minus 3, 10 raised to the power 2, 100 को ऐसा लिख लें 10 raised to the power minus 9, और 10 raised to the power minus 34 और प्लस 8, तो इट बिकम minus 26। तो इसको देख लीजिए 10 raised to the power minus 3 plus 2 minus 9 plus 26, तो ये कितना हो जाएगा 26 plus 22 28, 28 minus 12, तो ये आपका हो जाएगा 10 raised to the power minus 16 फोटोन पर सेकेंड एमिट होंगे। तो क्वेश्चन में हमसे ही पूछा गया था कि हाउ मेनी फोटोन एमिट होंगे, 10 raised to the power 16 इस सेकेंड ऐसे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें क्या कर रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स having a permanent electric dipole moment, having a zero dipole moment, acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charge, acquire a dipole moment when the magnetic field is absent। तो हम पोलर और नॉन पोलर की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ना कुछ रहता है, तो इसीलिए इनको पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक एग्जांपल देखें Na+Cl-, तो ये इनका अपना खुद का पॉजिटिव चार्ज। NaCl कैसे बनता है आप अच्छे से जानते होंगे, अगर केमिस्ट्री में बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, सब सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है क्लोरीन को, और क्लोरीन उसको गेन करता है। तो इसके चलते इनके पास पॉजिटिव निगेटिव जैसा कुछ बनता है। तो इसके पास परमानेंटली एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे तब ये चार्ज क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपसेंट कर देंगे तब ये चार्ज क्रिएट होगा। इनका एक परमानेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता ही रहता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि इट हैव ओन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन अब रह जाता है इसके एक्सप्लेनेशन में अगर की बात करें, या जो क्वेश्चन के ऑप्शंस है। तो हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यस, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन में ही है। हैविंग ए जीरो डाइपोल मोमेंट, नो, वो नॉन पोलर वाले के लिए होता है। थर्ड ऑप्शन कि एक्वायर ए डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। ये तब होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं तब उसके चलते उसमें पोलैरिटी होगा। ये ऐसा क्वेश्चन कहाँ पर आता है? हम कैपेसिटर वाले में देखते हैं। कुछ इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया, फिर वहां पर एक बैटरी से अटैच कर दिया, तो फिर वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है, तो वो उसके लिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, पोलर परमानेंटली उसके पास चार्ज का सेपरेशन रहता है। और फोर्थ की बात करें, एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, तो ये दूर दूर तक नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन था। तो इसका आंसर अगर आप समझे तो कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इन 100 आवर, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर द 150 आवर वुड बी। तो ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर से है, तो आइए इसको समझते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पर कर लिया जो देखिए, इसमें एक फॉर्मूला ऐसा आता है कि n इक्वल टू a नॉट 1/2 रेज़ टू द पावर t ओवर t हाफ। ऐसा ये बहुत उसका बेसिक सा इक्वेशन है। आप जब भी अगर न्यूक्लियर
फिजिक्स अगर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से रिलेशन मिल जाता है। तो इसमें टी क्या होता है, उसका ओरिजिनल टाइम, और टी हाफ होता है हाफ टाइम। टी मतलब इसका टोटल टाइम स्पेन, कितने टाइम वो डिसइंटीग्रेट होगा वगैरह वगैरह। तो अगर एन यहाँ पर नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स उसके पास है और एन नॉट ओरिजिनल कितने हैं, तो एक्टिविटी वाले के लिए भी सेम फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है, ए इक्वल टू ए नॉट 1/2 रेज़ टू द पावर टी, टी हाफ। तो देखिए तो ए इक्वल टू ए नॉट 1/2, टी का वैल्यू कितना है 1/50, और हाफ लाइफ कितना है उसका 100। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे 3/2, तो ए नॉट 1/2 रेज़ टू द पावर 3/2। तो ये तो बहुत आसान सा मैथ है। अगर आप अच्छा आप नीट के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा अगर दिक्कत है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 1/2 रेज़ टू द पावर हाफ। तो आप डायरेक्टली इसको लिख लीजिए ए नॉट, या 1/2 रेज़ टू द पावर का 1 तो 1 ही होगा, और 1/2 रेज़ टू द पावर हाफ, इसका मतलब किसी भी अगर नंबर का पावर हाफ होता है तो रूट होता है, तो इसको आप √2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से a अपॉन 2√2 ए नॉट। तो अगर इसकी बात करें तो ए नॉट बाई ए इक्वल टू 1/2√2। तो वही हमसे पूछा गया था, यही पूछा गया था ना कि द फ्रैक्शनल ओरिजिनल एक्टिविटी दैट ऑफ द रिमेन, तो ओरिजिनल इज ए नॉट। तो उसमें ए नॉट ए है, क्योंकि कि a इक्वल टू ए नॉट, तो ये लिखने में एरर हो गया थोड़ा। तो आप इसको a ऊपर ए नॉट को इधर भेज दीजिए, तो 1/2√2। तो ओरिजिनल अपॉन फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन इन द आफ्टर। तो a बाई ए नॉट का वैल्यू अगर देखेंगे तो 1/2√2। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें क्या कर रहा है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected across and source voltage V given by V is equal to V naught sin omega t, ऐसा है। The displacement current between the plate of capacitor would be given by, तो सोर्स वोल्टेज V। तो देखिए इस तरह का अगर आपको भी अल्टरनेटिव करंट से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों जगह से आपको डिस्प्लेसमेंट करंट वाले में दिख जाएगा। तो आपको मैं बताने के लिए सिंपल सा इसका सर्किट बना देता हूँ, और V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी वाला। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा हम जानते हैं कि अल्टरनेटिव करंट में कि जो पोटेंशियल होता है या जो बैटरी का ईएमएफ होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। तो उसके चलते क्या होता है कि अच्छा अगर हम कैपेसिटर में बात करें करंट, तो वो सोचने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो तो चार्ज प्रोसेस करता है, लेकिन करंट इसमें फ्लो तब तक करेगा कि जब तक वो फुली चार्ज ना हो जाए। अभी अगर एट t इक्वल टू 0 पर अगर देखा जाए तो इसमें चार्ज कितना होगा, 0 चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही अगर इसका स्विच ऑन किया जाए तो चार्ज इसमें फ्लो करेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, बेसिक हमारा ही कॉन्सेप्ट है ना कि व्हेनेवर द चार्ज इज फ्लो द करंट चार्ज विल और इलेक्ट्रॉन विल मूव। सब यहाँ पर चार्जिंग अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन विल मूव, तो इसके चलते करंट विल फ्लो। तो करंट आएगा, लेकिन कब तक, जब अब तक वो फुली चार्ज नहीं हुआ। तो किसी एट एनी मोमेंट पे वो करंट कितना क्रिएट होगा, तो I इक्वल टू dq बाई dt।
तो अभी जो चार्ज है वो भी टाइम डिपेंडेंट है। वो कैसे? क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, हम लोग जानते हैं ना कैपेसिटर से। तो C का वैल्यू तो C गिवन है, और B के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V0 sin ओमेगा टी, ऐसा। तो अगर करंट अगर हमें चाहिए तो करंट के लिए हम क्या जानते हैं, dQ/dt। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो CV0 तो एज इज इट हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, एंगल विल बी एज इट इज। और एंगल को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं इस पार्ट को, ओमेगा टी को, तो एक एक्स्ट्रा आपको ओमेगा मिल जाएगा। तो इसको फिर से अगर थोड़ा सा सजा कर लिखा जाए कि dQ/dt इक्वल टू CV0 या ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इस तरह। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ से कर सकते हैं, ये। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए तो ये सर मेरे ख्याल से डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट फॉरवर्ड ही। तो आप सेकंड ऑप्शन को देख पा रहे होंगे, हाँ, ID इक्वल टू V0 ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। तो कॉस वाले का C छोटा है, तो थोड़ा सा आपके पास अगर ओरिजिनल पेपर होगा तो यू कैन अच्छे से आप देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट, इसमें ऑप्शन एक सेकंड,